हेलो एवरीवन, मैं हूं उर्मिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने इंतजार के बाद आज मैं डेकल 2 यानी दज्जाल 2 को एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और एक गिफ्ट है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल खोला है। दोस्तों, चैनल पे आपको मेरी और जिसका नाम रिचा है, हम दोनों की ही आवाज सुनने को मिलेगी। यानी हम दोनों ही इस चैनल पे सीरीज के एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। उम्मीद करती हूँ आप उसकी आवाज को उतना ही सराहेंगे जैसा कि आपने मेरी आवाज को सराहा था जब मैं नई थी, जिसको अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे कि आपने मेरे इस चैनल को प्यार दिखाया है, वैसे ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी प्यार करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये मूवी आई थी 2013 में और डेकल 1 यानी दज्जाल 1 की तरह भी दज्जाल 2 यानी डेकल 2 को डायरेक्ट किया है ओज़गुर बाकर ने। दोस्तों, ये मूवी पहले पार्ट से जुड़ी हुई है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जाइए और पार्ट 1 को जरूर देखिए ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ जाए। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां मूवी का पार्ट 1 खत्म हुआ था, यानी दज्जाल के पैदा होने पर। पार्ट 1 में दिखाया गया था कि द्विगु ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था जो कि एक दज्जाल था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि द्विगु अपने बच्चे को लेकर चल रही होती है जब वो अचानक से बेहोश हो जाती है, और ये देख के एक आदमी पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। द्विगु की आंख पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफिसर्स के सामने खुलती है, जिसमें से एक ऑफिसर द्विगु से उसके बच्चे के बारे में पूछता है, पर द्विगु एक ही बात बोले जा रही थी कि अब द्विगु की वजह से सब बुरी चीजें होने लगेंगी, और वो बस यही बोलती जा रही थी। तभी ऑफिसर एक नर्स को बुलवाकर उस बच्चे को द्विगु से अलग कर देता है, और फिर अचानक द्विगु दरवाजे पे मारने लगती है, जिस पे ऑफिसर उससे शांत कराने की कोशिश करता है। और यहाँ से कहानी आगे चली जाती है। यहाँ पे एक लेडी को सपना आता है जहाँ वो अपने बच्चे को देखने जा रही होती है, और उसे अपने बच्चे का पालना जलता हुआ दिखाई देता है, और उसके पास उसे नुर्दन और एक और इविल स्पिरिट खड़ी नजर आती है। हम देखते हैं कि नुर्दन उसकी तरफ बढ़ती है, और फिर उस लेडी के बगल में एक इविल स्पिरिट नजर आती है, और अचानक उस लेडी की आंख खुल जाती है। उस लेडी का नाम है एडा और उसके हस्बैंड का एमिर। दिखाया जाता है कि एडा और एमिर बच्चे को अडॉप्ट करने ऑर्फनेज जाते हैं। एडा को कैंसर था जिसकी वजह से उसकी ओवरीज निकाल दी गई थी और वो अब मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती थी, जिसके लिए ये लोग ऑर्फनेज जाते हैं। एडा की एप्लीकेशन पहले भी कई बार रिजेक्ट हो चुकी है, पर इस बार नुर्दन जो कि उसकी लैंडलॉर्ड है, उसके कहने पर उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। अजीब बात ये थी कि वहाँ बाकी सारे बच्चे रो रहे थे, पर सिवाय उस बच्चे के जिसको एडा ने अडॉप्ट किया था। यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि जब एक बच्चा रोता है तो वहाँ के बाकी बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। एडा उस बच्चे को लेकर घर आ जाती है, जहाँ नुर्दन उससे मिलने आती है और कहती है कि वो एडा के बच्चे की देखभाल करना चाहती है, जिस पे एडा मान जाती है। फिर नुर्दन एडा को एक मेडालियन दिखाते हुए कहती है कि ये एडा के बच्चे की रक्षा करेगा। ऐसा कह के नुर्दन उस मेडालियन को उस बच्चे के पास रख देती है और उस बच्चे का नाम एतिस रख देती है। नुर्दन एडा को एक और चीज दिखाती है और कहती है कि ये घर में शांति लाएगा, और उस चीज को वो एमिर को दे देती है। इसके बाद सीन घूमता है और हमें एक काउंसलर दिखाया जाता है जिसका नाम है मिस्टर हकान, जो एक स्कॉलर जिनका नाम है इरफान से मिलने आते हैं और कहते हैं कि दज्जाल का जन्म हो चुका है और इस बार उसका जन्म उनके टर्म में हुआ है, जिस पे इरफान कहते हैं कि मिस्टर अली ने लोगों को चेतावनी दी थी पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, और जो प्रीस्ट उनकी मदद कर रहे थे उन सब की मौत हो गई थी, और इस बार शायद इन लोगों की बारी है। दोस्तों, इरफान यहाँ उसी अली स्कॉलर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पार्ट 1 में हमें दिखाए गए थे। मिस्टर हकान कहते हैं कि दज्जाल के जन्म लेने की कीमत वो नहीं चुकाएंगे, जिसका मतलब था कि वो खुद को सैक्रिफाइस नहीं होने देंगे। इसके बाद फिर से एडा का घर देखने को मिलता है, जहाँ एडा आमिर से कहती है कि उसका बच्चा उसके लिए अच्छा नसीब लेके आया है। उन्हें नुर्दन का इतना बड़ा घर रेंट पे मिला, इतनी अच्छी लैंडलॉर्ड मिली, और अब सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद एडा एमिर से पूछती है कि उसे एतिस नाम कैसा लगता है, जिसपे एमिर कहता है कि एडा कोई भी नाम रख सकती है। रात हो जाती है, एडा और एमिर सो रहे होते हैं जब अचानक से लाइट ब्लिंक होने लगती है और एक आवाज आती है, जिसे सुन के एडा और एमिर डर जाते हैं। एमिर देखने जाता है जहाँ उसे दरवाजा खुला मिलता है और किसी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं। एडा को अपने बच्चे की चिंता होती है और एडा उसे देखने जाती है तो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ नहीं था। ये देखकर एडा परेशान हो जाती है। तभी उसे उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज एक वार्डरोब से आ रही थी। एडा उस वार्डरोब को खोलती है जहाँ एडा को उसका बच्चा मिलता है और वो उसे उठा लेती है। ये देखकर एडा डर जाती है और पुलिस को फोन कर देती है।
कुछ देर बाद पुलिस एदा के घर आती है और इन्वेस्टिगेट करती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि दरवाजा हवा से खुल गया होगा, वहाँ कुछ नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ नुरदन ने एक लेडी जिसका नाम ओजनूर है, उसका बच्चा उससे छीन कर उस लेडी को कैद करके रखा है और ओजनूर होश में ना आए इसके लिए नुरदन उसे इंजेक्शन देती रहती है। अगले दिन एदा कुछ वुमेन स्कॉलर और एक ओझा को बुलवाती है उसके बेटे का नाम रखने के लिए। नुरदन भी वहाँ बैठी थी। एदा ने उसे भी बुलाया था, जहाँ ओझा को अजीब सा फील होने लगता है और उसको एक विजन दिखाई देता है जहाँ उसे वो सारी वुमेन स्कॉलर एक इविल स्पिरिट जैसी नजर आती हैं और वो ओझा ठीक ना फील कर पाने की वजह से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इरफान एक आदमी जिसका नाम है अली उसको एक सीक्रेट मिशन देता है दज्जाल को रोकने का। इरफान बताता है कि दज्जाल जन्म ले चुका है, अब एक रिचुअल होगा एक्लिप्स यानी ग्रहण वाले दिन। उस दिन दज्जाल को ब्रेस्ट फीड करवाया जाएगा और उस रिचुअल के बाद हर 7 महीने बाद दज्जाल 7 साल के बराबर हो जाएगा और अगर ये रिचुअल हो गया तो दज्जाल ह्यूमंस में मिल जाएगा और ये खतरनाक होगा। वो अली से कहते हैं कि उसे दज्जाल यानी उस बेबी को मारना होगा। उधर रोम में भी एक प्रीस्ट एक आदमी जिसका नाम गैब्रियल था उसको भी यही काम देता है, यानी दज्जाल जिसको एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं उसे रोकने का। प्रीस्ट चाहते हैं कि गैब्रियल एंटी क्राइस्ट को लेकर पोप के पास आए ताकि पोप उसे बैप्टाइज कर सके और लोगों को इस कर्ज से छुटकारा दिला सके। फिर रात हो जाती है और एदा को एक सपना आता है कि एमिर ने कुल्हाड़ी से उसे मार दिया है और वो डर के उठ जाती है। अगले दिन सुबह एमिर कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रहा होता है और एदा अकेली ना रहे इसीलिए वो केयर टेकर रखने का फैसला करता है। एमिर के जाने के बाद एदा से मिलने उसकी नेबर आती है जिसका नाम इसिक होता है। इसिक एतिस के साथ खेलने लगती है। एदा इसिक से बात कर रही होती है लेकिन इसिक का सारा ध्यान एतिस पे था। उधर गैब्रियल को जिस प्रीस्ट ने हायर किया था वो कुछ फोटोज दिखा रहा होता है जिसमें द्विगु और स्कॉलर अली के फोटोज थे और जैसे ही वो नुरदन की फोटो देखता है एक काला धुआं आता दिखता है और उस पे अटैक कर देता है। ऐसा दिखाया गया है जैसे कि गैब्रियल की गर्दन पीछे से किसी ने पकड़ रखी हो और गैब्रियल खिड़की की तरफ देखता है तो उसे कोई खड़ा नजर आता है। गैब्रियल के हाथ में गन थी और वो ताकत गैब्रियल को मजबूर कर रही थी कि गैब्रियल खुद को ही गोली मार ले और गैब्रियल उस ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो ताकत उस पे हावी हो रही थी। तभी गैब्रियल अपने गले में पहने क्रॉस को पकड़ लेता है और वो ईविल ताकत उसे छोड़ देती है। इधर एदा एक केयर टेकर को अपने साथ 1 वीक के लिए रख लेती है जिसका नाम था गुल और उसी रात एतिस रोने लगता है। गुल उसे देखने जाती है तो अचानक से लाइट चली जाती है और गुल को अजीब सा महसूस होने लगता है। एदा को भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जिसे सुन के एदा एतिस को देखने आती है। जैसे ही एदा आती है वैसे ही लाइट आ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। गैब्रियल छानबीन करने आया होता है जब गैब्रियल को एदा के घर के बाहर नुरदन दिखती है। नुरदन गैब्रियल से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। गैब्रियल नुरदन से कहता है कि शायद वो गलत एड्रेस पे आ गया है। फिर दिखाया जाता है कि इरफान अपने हायर किए हुए आदमी अली के साथ एक रिचुअल कर रहे होते हैं। वो पानी में कुछ चीजें डालते हैं और एक पेपर जिस पे कुछ लिखा होता है उसे जला के पानी में डाल देते हैं जिसके बाद वो कुछ पढ़ने लगते हैं। ऐसा करते ही अचानक उन्हें और अली को विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो द्विगु को देखते हैं और उस हॉस्पिटल को भी जहाँ ओजनूर थी। स्कॉलर को पानी में नुरदन और द्विगु दिखते हैं और उनके सामने लगे मिरर में एक आदमी खड़ा दिखता है। इरफान को लगता है कि अली पे वो चीज हावी हो रही है और वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि अली ने क्या देखा, जिस पे अली कहता है कि उसने हर चीज देखी। इस पे इरफान कहते हैं कि उन्होंने भी उस लेडी को देखा जिसने इस कर्ज को जन्म दिया है यानी दज्जाल को। तब अली कहता है कि वो मर चुकी है। यहाँ द्विगु की बात हो रही थी जिस पे इरफान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दज्जाल का ब्रेस्ट फीड रिचुअल अभी भी बाकी है। तब अली कहता है कि उसने एक और लेडी को देखा जो दज्जाल की ह्यूमन मॉम है और वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। अली पूछता है कि जब उन्हें उस बच्चे को मारना ही है तो उस लेडी की चिंता क्यों, जिस पर इरफान कहते हैं कि वो विक्टिम्स हैं। इस रिचुअल को जो भी लेडी करेगी वो हाफ डेविल होगी और उन्हें उस लेडी को ढूंढना होगा क्योंकि वो ही उन्हें उस बच्चे तक ले जाएगी। फिर हॉस्पिटल में ओजनूर दिखाई जाती है जो अपने रूम के दरवाजे से बाहर देख रही थी जब उसे एक इविल स्पिरिट दिखती है और वो उसके रूम के अंदर आ जाती है। वो इविल स्पिरिट ओजनूर को पोजेस कर लेती है और खून से दीवार पे कुछ लिख देती है। इधर नुरदन एदा से मिलने जाती है और एदा से कहती है कि उसे केयर टेकर रखना पसंद नहीं है, जिस पे एदा कहती है कि वो उसका काम में हाथ बटाती है और एतिस का भी ध्यान रखती है। और उसी रात हम देखते हैं कि एमिर अपना काम करके वापस घर आ गया था और वो और एदा इंटीमेट होते हैं।
उसी समय गुल को एतिस के रोने की आवाज आती है और वो उसे जाके देखती है। गुल जैसे ही एतिस के पालने को छूती है उसका हाथ जल जाता है। कोई उसे मारने लगता है और उसे घसीट कर दरवाजे तक ले जाता है। दरवाजे को हम अपने आप खुलता देखते हैं और गुल डर के मारे बाहर चली जाती है, जहाँ उसे इसिक मिलती है जो उसे पूल में धक्का दे देती है, जिसकी वजह से गुल की मौत हो जाती है। अगले दिन एदा को एमिर का कॉल आता है जो कि एयरपोर्ट पे था, जिसे सुन के एदा हैरान रह जाती है क्योंकि पिछली ही रात एदा और एमिर साथ थे। एदा बात कर रही होती है कि तभी एतिस रोने लगता है। एदा उसे लेकर बाहर चली जाती है जहां उसे गुल की बॉडी मिलती है, जिसको देख के एदा पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और एमिर को फोन करती है कि गुल ने सुसाइड कर लिया है। एमिर एदा को बताता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि उसे कुछ काम आ गया है। पुलिस एदा के घर का सीसीटीवी देखती है जिसमें सिर्फ गुल नजर आती है, जिसमें दिखता है कि गुल ने खुद पूल में कूद कर जान दे दी। अली उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है और ओजनूर के कमरे में जाकर उससे कहता है कि वो ओजनूर से कुछ बात करना चाहता है, पर तभी उसकी नजर दीवार पर जाती है। अली ओजनूर से पूछता है कि क्या तुम ये पढ़ सकती हो, तो ओजनूर कहती है कि हाँ, पर उसे याद नहीं कि उसने ये सब कब लिखा। फ्रेंड्स, उस दीवार पे खून से लिखा था कि ओजनूर ने ऐसी चीज को जन्म दिया है जो ह्यूमंस को जजमेंट डे से पहले ही याद ना देगा। अली ओजनूर को बताता है कि ये उस पे स्पेल किया गया है। उसके बहन के साथ भी यही हुआ था, पर ओजनूर उसका विश्वास नहीं करती और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। अली इरफान के पास आता है और कहता है कि उसने कोशिश की पर ओजनूर ने मना कर दिया। ये सुनकर स्कॉलर नाराज हो जाता है। गैब्रियल को भी वो प्रीस्ट उसी हॉस्पिटल का एड्रेस दे के पता करने को कहता है। इधर सीन वापस एदा के घर पे आता है जहाँ उसका डॉग भी बीमार हो जाता है। एदा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो इसे कहती है कि एदा को आराम करना चाहिए, वो बेकार में ही परेशान हो रही है। इससे कहती है कि पुलिस कमांडर एदा को पसंद करता है और एदा को उसके साथ नजदीकी बढ़ानी चाहिए, जिस पे एदा नाराज हो जाती है और इसी को चले जाने के लिए कहती है। जैसे ही इसिक जाने लगती है एदा उसे रोक लेती है। रात हो जाती है और एदा को वापस एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि इसिक उस पुलिस कमांडर को एदा के पास लेके आती है और एदा उस कमांडर के साथ इंटीमेट हो रही है। ऐसा देखने के बाद एदा की आंख खुल जाती है और इसिक उसके सामने बैठी थी। एदा पूछती है कि इसिक वहाँ क्या कर रही है, जिसपे इसिक कहती है कि एदा ने ही उसे वहाँ रुकने को कहा था, पर एदा को कुछ भी याद नहीं था। इधर गैब्रियल अली पे अटैक कर देता है और दोनों में फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान अली की नजर गैब्रियल के गले में पड़े क्रॉस पे पड़ती है और वो गैब्रियल को छोड़ देता है। गैब्रियल बताता है कि उसे उस बच्चे यानी एतिस को पोप के पास ले जाने का ऑर्डर है और अली को उस बच्चे को मारने का ऑर्डर है, जिसपे अली कहता है कि उन दोनों को ही दज्जाल को रोकना है, तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। और वो दोनों ओजनूर से बात करने के लिए जाते हैं क्योंकि ओजनूर ही उन्हें उस लेडी तक ले जा सकती है जो उस दज्जाल का रिचुअल करेगी। अली और गैब्रियल को देख के ओजनूर कहती है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। अली जैसे ही ओजनूर के पास जाने की कोशिश करता है, वहाँ आग लग जाती है और ओजनूर पोजेस्ड हो जाती है। उसका बेड सीधा खड़ा हो जाता है और वो उन दोनों से कहती है कि वो उसकी आर्मी को नहीं रोक सकते, वो दोनों भी इसका हिस्सा ही हैं, इसीलिए वो भी उसके लिए काम करें। इतना कहते ही ओजनूर बेहोश हो जाती है और अली और गैब्रियल उसे हॉस्पिटल से बाहर ले आते हैं और एक घर में रखते हैं ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए और ब्रेस्ट फीडिंग का रिचुअल भी पूरा ना हो पाए। तभी इरफान का कॉल आता है और वो अली से कहते हैं कि वो ओजनूर को छोड़ दे और वो उस बच्चे को ढूंढे और उसे मार दे। इतना कहते ही फोन कट जाता है। रूम की विंडो के पीछे कोई जाता दिखता है। अली को लगता है कि इरफान मुसीबत में है और वो गैब्रियल को ओजनूर के पास छोड़ के अली को देखने चला जाता है। इरफान के घर पहुंचते ही अली देखता है कि इरफान की मौत हो गई है। अली वापस ओजनूर और गैब्रियल के पास आ रहा होता है जब उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। अली वापस ओजनूर के पास पहुंच गया था और वो ओजनूर और गैब्रियल से कहता है कि उन्हें वहां से कहीं और जाना चाहिए। वो लोग उस घर को छोड़ के निकल ही रहे होते हैं जब अली ओजनूर को स्कॉलर अली के बारे में बताता है जो फर्स्ट पार्ट में दिखाए गए हैं। ओजनूर पूछती है कि क्या उन्हें उसकी बहन ने मार दिया, जिसपे कोई कुछ नहीं कहता। उधर एदा बाथ टब में नहा रही होती है और उसकी आंखें ढकी हुई थी। उसके पीछे से भी हमें वही पूंछ नजर आती है जो पार्ट 1 में द्यूको के पीछे हमें नजर आई थी जब वो बाथ टब में नहा रही थी। इसके बाद एदा को शीशे में द्यूको की इविल स्पिरिट चिल्लाती नजर आती है, जिसे देख के एदा डर जाती है और इसिक को ये सारी बात बताती है। इसिक एदा को एक मेडिसिन देती है और कहती है कि उसे खा के उसे अच्छी नींद आएगी और एदा उस मेडिसिन को खा के सो जाती है। अगले दिन एमिर आ जाता है। वो एक और केयर टेकर जिसका नाम आयशा है उसको रख लेता है।
रात को आयशा काम कर रही होती है जब एक रेवन बर्ड विंडो से टकरा के अंदर आके मर जाती है। ये देखकर आयशा चिल्लाती है। आयशा की आवाज सुन के एमिर वहाँ आ जाता है और कहता है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। रात को एतिस की रोने की आवाज आती है जिसपे एदा और एमिर एतिस को देखने जाते हैं जहाँ उन्हें आयशा मिलती है और उसके हाथ में चाकू होता है। एमिर उसे रोकता है पर आयशा कहती है कि वो इस गुनाह की हिस्सा नहीं बनेगी और वो खुद को ही मार लेती है। इसके बाद एदा को लगने लगता है कि ये सब कुछ उस बच्ची की वजह से हो रहा है जिसे एदा ने अडॉप्ट किया था और वो उस घर को छोड़ के जाने लगती है। पर एमिर उसका विश्वास नहीं करता और एदा को जाने से रोकता है। तभी वहाँ नूरदान आ जाती है और वो एदा से एक रात रुकने के लिए कहती है जिसपे एदा तैयार हो जाती है और रुक जाती है। उसी रात को एमिर एतिस के रूम में जाता है जहाँ उसे नूरदान के साथ काम करने वाला आदमी और इसिक मिलते हैं। नूरदान के लिए काम करने वाला आदमी एमिर को एक कुल्हाड़ी देता है। नूरदान एमिर से एदा को मारने के लिए कहती है और एमिर एदा को कुल्हाड़ी से मार डालता है। इधर अली और गैब्रियल दज्जाल के रिचुअल को रोकने जा रहे होते हैं जब ओजनूर कहती है कि अली उसे भी ले जाए क्योंकि वो एतिस यानी दज्जाल को उसे ही देंगे ब्रेस्ट फीड के रिचुअल के लिए और जैसे ही वो एतिस को ओजनूर को देंगे वो उसे मार देगी और अली और गैब्रियल मान जाते हैं और ओजनूर को साथ लेकर एदा के घर जाते हैं। एदा के घर पहुंचते ही इसिक और नूरदान के लिए काम करने वाला आदमी अली और गैब्रियल को कैद करके एदा के घर में नूरदान के पास ले जाते हैं और ओजनूर को भी वहीं ले जाया जाता है जहां नूरदान कहती है कि उन्हें खून की कुर्बानी देनी होगी और नूरदान के इशारे पे अली और गैब्रियल को गोली मार दी जाती है। अब ब्रेस्ट फीड के रिचुअल के लिए एतिस और एक चाकू ओजनूर को दिया जाता है। ओजनूर एतिस को ले लेती है और उस चाकू से खुद का हाथ काट लेती है और एतिस को ब्रेस्ट फीड करा देती है और बस मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, दिखाया गया है कि द्विगु और ओजनूर बहनें थी और दोनों ही डेविल से प्रेग्नेंट हुई थी। द्विगु के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे उसने डेविल के बच्चे यानी दज्जाल को जन्म दिया था, पर ओजनूर भी प्रेग्नेंट हो गई थी। नूरदान को लगता था कि ओजनूर का बच्चा भी दज्जाल हो सकता है, इसीलिए उसने ओजनूर को एक हॉस्पिटल में रखा और उसे इंजेक्शन देती रही। जब नूरदान को पता लगा कि जिस बच्चे को ओजनूर ने जन्म दिया है वो दज्जाल नहीं है, तो नूरदान ने ओजनूर के बच्चे को मरवा दिया, लेकिन ओजनूर को जिंदा रखा क्योंकि द्विगु के मरने के बाद नूरदान को द्विगु के ही ब्लड लाइन का कोई चाहिए था जो दज्जाल के ब्रेस्ट फीड का रिचुअल करा सके। इसलिए नूरदान ने ओजनूर को जिंदा रखा। ओजनूर ने नूरदान का साथ दिया क्योंकि उसे लगता था कि एतिस उसका बच्चा था और वो खुद को भी डेविल आर्मी का हिस्सा मानने लगी थी। नूरदान ने ओजनूर को धोखे में रखा ये कह के कि एतिस उसका बच्चा है, जबकि एतिस द्विगु का बच्चा था। ओजनूर के मान जाने के बाद नूरदान ने ओजनूर को भी वही मेडालियन दिया था जो उसने एमिर को दिया था, जिससे ओजनूर और एमिर दोनों ही पोजेस्ड हो गए थे और इसीलिए एमिर ने एदा को उस घर को छोड़ने से रोका और फिर एदा को ही मार डाला क्योंकि नूरदान ने उसे पोजेस्ड करवा दिया था। दोस्तों, आपको याद होगा पुलिस वाला जो एदा के घर पे इन्वेस्टिगेट करने आया था, वो पुलिस ऑफिसर और इसिक भी नूरदान से मिले हुए थे। द्विगु के बच्चे का नाम इस मूवी में एतिस है, जिसका मतलब होता है आग, और आग से ही जिन बने होते हैं, इसीलिए नूरदान ने उस बच्चे को ये नाम दिया था। एंड में हमें पता चलता है कि ओजनूर ही एतिस को पाल रही है और दज्जाल यानी एतिस बड़ा हो चुका है जो इस दुनिया में आम लोगों के साथ मिल गया है। इरफान को ये बात पता थी, इसीलिए उसने अली को ओजनूर को छोड़कर उस बच्चे यानी एतिस को मारने को कहा था क्योंकि उन्हें पता था कि ओजनूर को रोकना उनके बस की बात नहीं थी और एतिस को मार के ही वो रिचुअल को रोक सकते थे। एतिस ही दज्जाल था, इसीलिए जब एदा एतिस को अडॉप्ट करने गई थी तो उसके पालने का नंबर 666 था, जिसको डेविल्स नंबर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, नूरदान पहले पार्ट में बच गई थी क्योंकि उसे ये रिचुअल पूरा करवाना था। मिस्टर हकान और वो प्रीस्ट जिन्होंने गैब्रियल को भेजा था वो भी मार दिए गए हैं। तो ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन डेकिल 2 यानी कि दज्जाल 2, जिसको आप एंटी क्राइस्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।